नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PNT फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बहुत दिनों के बाद YouTube के जरिए आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला। लॉकडाउन फिर से लग चुका है, कोरोना अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है, ठंड भी बढ़ गई है और लॉकडाउन के चलते आपके स्कूल बंद हो चुके हैं, आपकी कोचिंग क्लासेस बंद हो चुकी है। लेकिन मैं आपको सभी बच्चों को एक बात कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को ना रोकें। लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, उसको ना रोकें, अपना जोश बनाए रखें, अपना होश बनाए रखें, ठीक है, और पढ़ाई को करते रहें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप टीचर के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, टीचर आपको नहीं देख पा रहे, पेरेंट्स भी हर वक्त आपके साथ नहीं बैठे रह सकते, ठीक है। तो आप लोगों को अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ही हमारे भारत देश का भविष्य हो और अपने पेरेंट्स का तो सब कुछ हो। तो इसीलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करूंगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको, उठो, जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो आप लोग भी उठिए, जागिए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए जब तक आपका लक्ष्य आपको न मिल सके। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और पढ़िए, जोश बढ़ाइए, होश बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आज का हमारा टॉपिक है क्लास +1 का फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सरफेस टेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं। और सरफेस टेंशन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चों, आजकल सर्दी बहुत हो गई है, बच्चों ठंड बहुत बढ़ गई है और ठंड में हम सभी गरम गरम सूप, गरम चाय, गरम कॉफ़ी पीते हैं। तो आपने कभी ये सोचा कि हमें गरम सूप टेस्टी क्यों लगता है ठंडे सूप की बजाय? कभी इस बात को सोचना कि हमें गर्म सूप जो है वो ठंडे सूप की बजाय टेस्टी क्यों लगता है, ठीक है। और आजकल बारिशें भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुई, तो आप तो हमेशा नोट करते होंगे कि जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल गोल गिरती हैं स्फेरिकल शेप में। कोई भी लिक्विड है, कोई भी वाटर है आपका, तो उसकी जो बूंदें गिरती हैं, ड्रॉप्स गिरती हैं, वो स्फेरिकल शेप की होती है, गोल गोल, ठीक है। तो कभी उस चीज़ के बारे में सोचा आपने कि क्यों वो स्फेरिकल शेप की ही गिरती हैं, क्यूबॉइडल शेप की क्यों नहीं गिरती, सिलेंड्रिकल की क्यों नहीं गिरती, या कोनिकल शेप में क्यों नहीं गिरती, ठीक है। तो वो स्फेरिकल ही क्यों गिरती है? तो इन सब का आंसर जो है आपका इस टॉपिक सरफेस टेंशन में ही है। इसके बाद आपने ये देखा कि जब हम अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं तो उसमें पानी में डिटर्जेंट क्यों मिक्स करते हैं, डिटर्जेंट मिक्स करके ही हम क्लॉथ्स को क्यों वॉश करते हैं, तभी हमारे क्लॉथ्स जो है वो अच्छी तरह से क्यों वॉश होते हैं। इसके अलावा अगर हम पानी, वाटर लें और वाटर के ऊपर ऑयल डाल दें, ठीक है, वाटर के सरफेस के ऊपर ऑयल डाल दें तो ऑयल पूरा अच्छी तरह से फैल क्यों जाता है। और अगर हम इसके ऑपोजिट करें, ऑयल लें और उसके ऊपर वाटर डालें तो वो छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में क्यों उसके ऊपर आता है। तो इन सभी चीज़ों को आपने अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व जरूर किया होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो इन सब के पीछे ही साइंटिफिक रीजन है और वो साइंटिफिक रीजन है हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को समझने से पहले आइए हम कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं, छोटी छोटी सी, जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। तो बच्चों, हमने बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और सभी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इन सब का रीजन क्या है, ठीक है। तो वैसे तो जो आज हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन, वही इन सब क्वेश्चंस का आंसर है, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो होती है एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो आपने देखा होगा हमारे सारे एग्जांपल्स में लिक्विड ही आया है, ठीक है। कहीं हॉट सूप की बात की तो सूप लिक्विड है, हॉट कॉफी की बात की तो वो लिक्विड है, वाटर की बात की वो लिक्विड है, फिर आपने ऑयल की बात की वो लिक्विड है, तो लिक्विड ही आ रहा है। तो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, उतना क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद जो है उस इन सब एक्टिविटीज के लिए जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूं। एक प्लेन ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया है, एक नॉर्मल टैप वाटर है, और जो दूसरा है इस ग्लास में मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट मिक्स किया है, और ये हमारा जो है बाउल है जिसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है।
तो देखते हैं छोटी छोटी सी एक्टिविटी करके। तो मैंने पूरे चैप्टर में हम ये चीज़ डिस्कस करते रहेंगे कि स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप का रीज़न बताइए, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो देखते हैं कि लिक्विड की ड्रॉप, पहले हम यहाँ पे ये लिक्विड की ड्रॉप, जब हम यहाँ पे छोटी सी लिक्विड की ड्रॉप गिराते हैं तो उसकी क्या शेप है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि लिक्विड की ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप की है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, अदरवाइज आप खुद घर में जाके घर में कर लीजिए। इसको वाटर लीजिए सिंपल और ड्रॉप गिराइए ऐसे फिंगर से ही, ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं आप कि लिक्विड की ड्रॉप जो वो स्फेरिकल ही गिरती है। बारिश की जो बूंदें गिरती हैं वो भी स्फेरिकल शेप में ही गिरती हैं। हमारे पास यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी है, उसको भी देख लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल को भी देख लेते हैं कि उसकी जब ड्रॉप हम गिराते हैं तो वो किस शेप में गिरती है। तो ये देखिए मस्टर्ड ऑयल मैंने गिराया। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो भी स्फेरिकल शेप में गिरा। मस्टर्ड ऑयल जो हमने गिराया सेम क्वांटिटी में मैंने इस बर्ड के साथ ही लिया है, ऑयल भी और वाटर भी। तो देखिए सेम क्वांटिटी में 1 ड्रॉप मैंने गिराई, ये फिंगर के साथ गिराई थी, ये इस बर्ड के साथ गिराई, ये भी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की शेप जो स्फेरिकल है, लेकिन ऑयल ने जो है ज़्यादा एरिया कवर किया है। तो एरिया कवर्ड बाय द ऑयल is more than that of the area covered by the liquid drop, this water drop। ठीक है, तो वाटर ड्रॉप ने जो एरिया कवर किया सेम क्वांटिटी में, सेम वॉल्यूम का है ये, तो इसने एरिया कम कवर किया है और ऑयल ने ज़्यादा किया है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, वो भी सरफेस टेंशन है, बताएंगे कैसे। ठीक, एक एग्जाम्पल बच्चों हमारा ये भी है कि अगर हम ऑयल को जो है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर गिराते हैं तो जो ये स्प्रेड हो जाता है। देखिए सिर्फ यहाँ पे बाउल में मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल सिंपल। अगर मैं इसको ये वाटर के ऊपर जब मैंने गिराया तो आप देखिए ये बिल्कुल फैल गया है। इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, तो इसने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया है और आपके वाटर के ऊपर जो है बिल्कुल एक लेयर बना ली है और ये स्फेरिकल लेयर बनाई है और काफ़ी फैल गया है। ठीक है, तो जब ऑयल को आप वाटर के ऊपर गिराते हैं तो ये जो है उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है अच्छी तरह से। लेकिन अगर इसकी ऑपोजिट हम करें कि ऑयल के अंदर अगर हम वाटर डालें, ठीक है, तो वो छोटी छोटी सी ड्रॉप्स बनाएगा। ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं करके बताऊंगी आपको, क्योंकि ऑयल जो है बहुत वेस्ट हो जाएगा उससे, तो इसलिए आप उसको खुद करके देख लेना। लेकिन यहाँ देख लीजिए कि जब वाटर के ऊपर ऑयल गिराया तो किस तरह से उसने लेयर बना ली है। ठीक है, तो इसके पीछे भी जो रीज़न है वो सरफेस टेंशन ही है। ठीक है, क्योंकि ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो वाटर के सरफेस टेंशन से कम होता है। हेलो बच्चों, जैसे कि हम सरफेस टेंशन स्टडी कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन में हमने स्टडी किया कि जब सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है तो उसकी स्ट्रेचिंग जो पावर है लिक्विड के सरफेस की, वो जो है वो कम हो जाएगी। वैसे सरफेस टेंशन सबको पता है, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की ही प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ऑक्यूपाइज मिनिमम सरफेस एरिया। तो जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा इसका, तो उसकी स्ट्रेचिंग पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन था कि एक नीडल को अगर आप प्लेन वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट करेगी, और एक ऐसे वाटर में जिसका सरफेस टेंशन कम है, तो जैसे मैंने एक ग्लास में प्लेन वाटर रखा है, दूसरे में डिटर्जेंट मिक्स किया है, तो उसका सरफेस टेंशन ऑब्वियसली कम हो चुका है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से सच में क्या सरफेस टेंशन डिक्रीज होने पे नीडल उस पे डूबती है, और प्लेन वाटर जिसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा है, स्ट्रेचिंग पावर ज़्यादा है, तो उसमें क्या नीडल फ्लोट करती है कि नहीं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपने देखा कि नीडल जब मैंने प्लेन वाटर पे डाली, तो प्लेन वाटर के सरफेस के ऊपर डाली, तो ये आराम से उस पर फ्लोट कर रही है। ये दिख रही है आपको, ये नीडल जो है इस पे फ्लोट कर रही है। और अब जब इस नीडल को मैं, सेम नीडल को, आप ऐसा ना सोचें कि मैंने कोई बड़ी नीडल ली है या छोटी नीडल ली है, इसी नीडल, सेम नीडल को अब मैं जिस ऐसा वाटर जिसमें सरफेस टेंशन कम है, डिटर्जेंट मिक्स है, उसमें डालती हूँ, तो क्या होता है। तो सेम नीडल को मैंने दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में डाल दिया। नीडल अब आपको सरफेस ऑफ वाटर पे नहीं दिख रही है, देखिए, और मैंने ये नीडल जो है बॉटम में जा चुकी है और ये नीचे यहाँ पे, और ये डूब गई है। तो बस इतना फ़र्क पड़ गया कि डिटर्जेंट में सरफेस टेंशन जब कम होता है तो आपकी सेम नीडल जो है वो उसमें डूब जाती है, और अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो नीडल वो फ्लोट करती है। तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ से सरफेस टेंशन को फील करने की कोशिश की है। तो सरफेस टेंशन अब देखते हैं, हम क्लियर करते हैं कि क्या है।
तो सरफेस टेंशन जो हमारे लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू व्हिच इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। बस दो बातें इसमें ध्यान रखनी है हम लोगों को कि एक तो ये कैसे बिहेव करती है एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड मिनिमम सरफेस एरिया को जो है ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। और ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, it behaves like a stretched membrane and occupies minimum surface area। तो दो चीजें ये ध्यान रखने वाली, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल मतलब खिंचाव पड़ता है उसको दोनों तरफ से ना, बिल्कुल खिंची हुई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। और मिनिमम सरफेस एरिया मतलब वो सिकुड़ के, मतलब खिंचाव पड़ता है और बिल्कुल सिकुड़ के रहती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। उसका एरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो सिकुड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो सिकुड़ गई कोई चीज, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो ऑब्वियसली बात है उसका सरफेस एरिया कम हो गया। तो सरफेस टेंशन मतलब कम सरफेस एरिया, ये याद रखना। सरफेस टेंशन जहाँ ज्यादा हुआ मतलब सरफेस एरिया कम हुआ, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इसके आंसर दे पाओगे। तो दिमाग में रखना कि सरफेस टेंशन ज्यादा मतलब सरफेस एरिया कम। तो सरफेस टेंशन जब आपको जो है सरफेस एरिया ज्यादा करना है सरफेस एरिया, तो आप सरफेस टेंशन को कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो हम फैक्टर्स में देखेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं सरफेस टेंशन। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर ले लिया है लिक्विड इस कंटेनर में, और यहाँ पे हमने इसके सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियली ड्रॉ करती है, एक इमेजिनरी लाइन। तो सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लाइन पर यूनिट लेंथ ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन। मतलब एक साइड की फोर्सेस को आप कंसीडर करेंगे और ईदर साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। और ये जो फोर्स होंगी वो नॉर्मली लगेगी। कौन सी फोर्स लेंगे? जो नॉर्मल फोर्स लगेगी इस इमेजिनरी लाइन पे। तो ये आपकी लिक्विड की एक इमेजिनरी लाइन आपने लेगी, और यहाँ पे जो फोर्स नॉर्मली जो फोर्स लग रही है एक साइड में, उसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम देख लेते हैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, आगे देखेंगे। तो सरफेस टेंशन जो हो गया हमारा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन imaginary line on either side of the imaginary line, on either side of the imaginary line, ठीक है। और divided by length of the imaginary line, divided by length of imaginary line, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को हम शॉर्ट करते हैं ऐसे लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन एंड एफ इज द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इस सरफेस टेंशन को हम कई बुक्स में एस से डिनोट करते हैं, कई में टी से करते हैं, तो हम टी से डिनोट कर देंगे। तो टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो यहाँ से सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू व्हिच इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ऑक्यूपाइज मिनिमम सरफेस एरिया। और मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद हमारा आता है यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, जो कि बहुत इजी है। तो एसआई में अगर बात करें तो यूनिट जो होगी सरफेस टेंशन की कितनी होगी? यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इस फोर्स की यूनिट ले लेंगे न्यूटन, और लेंथ की यूनिट है हमारी मीटर, ये आ गई न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर is the unit of surface tension in SI system of unit। और उसके बाद अगर हम CGS में लेंगे, in CGS system the unit of surface tension is so that we know that surface tension is force per unit length, and the force is in dyne. We know very well that the unit of force in CGS system is dyne, that's why dyne per unit centimeter, dyne per centimeter is the unit of surface tension in CGS system। इसके बाद बात करती है डायमेंशन फॉर्मूले की। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा सरफेस टेंशन का, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन तो जो होगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, mnt-2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mnt-2। इस चैप्टर तक पहुंचते ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले आपको वैसे और याद होने चाहिए कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो बेसिक सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका डायमेंशन फॉर्मूला आप सबको अच्छे से याद होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mnt-2 और लेंथ का l, और l से l कैंसिल अगर कर दें तो mt-2 is the
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो सरफेस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं ML0 और T-2 ML0, तो यहाँ लिख देती हूँ सामने। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज ML0 और T-2. This is the dimension formula of surface tension. This is one of the very important question of this topic, related to this topic, surface tension. What is the dimension formula of surface tension? तो ML0 T-2, ML0 T-2. तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारा, यूनिट होगी SI में, सीजीएस में, और इसकी अच्छी तरह से डेफिनेशन हमारी होगी। डेफिनेशन की दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड दूसरा मिनिमम सरफेस एरिया, और इन दो चीजों को यूज करके हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। उसके बाद हम लेंगे फैक्टर्स, जो कि सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स से डिपेंड करता है, ठीक है। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन, दोनों चीजों को क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर राइज करने से, टेम्परेचर कम करने से, इम्प्योरिटीज डालने से, अब इस सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, ये मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर लिक्विड का राइज करेंगे तो सरफेस टेंशन लिक्विड का कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सरफेस टेंशन राइज करें, तो सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर हम साथ साथ में दे देते हैं कि हमने सबसे पहले जो है हॉट सूप, हॉट कॉफी से स्टार्ट किया था, तो हॉट सूप टेस्ट बेटर देन दैट ऑफ द कोल्ड सूप, तो उसका आंसर इसी लाइन में छिपा हुआ है, क्योंकि सरफेस टेंशन हम जानते हैं इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू व्हिच इट बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो अगर हम टेम्परेचर जब राइज करेंगे ना, तो टेम्परेचर जब राइज करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा लिक्विड का, ठीक है। अगर सूप जो है आपका हॉट होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका सरफेस टेंशन कम है, ठीक है। सूप का टेम्परेचर, सूप गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो एरिया ज्यादा है। सरफेस टेंशन कम है तो सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब उसका जो स्प्रेडिंग जो पावर होगी आपकी वो ज्यादा हो जाएगी, वेटिंग पावर, उसकी स्प्रेडिंग पावर, तो टंग पे अच्छी तरह से स्प्रेड होगा ज्यादा एरिया को कवर करते हुए, तो इसीलिए वो हमें ज्यादा टेस्टी लगता है। तो हॉट सूप टेस्ट बेटर देन दैट ऑफ द कोल्ड सूप, तो ये उसका आंसर है। सरफेस टेंशन का हमने टेम्परेचर के साथ रिलेशन देख लिया। अब दूसरा आता है हमारा इम्प्योरिटीज का। तो इम्प्योरिटीज हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एक हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और दूसरी होती है फीबली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो आप जानते हैं, जैसे नमक पानी में बिल्कुल सॉल्युबल हो जाता है ना, तो उसको हाईली सॉल्युबल बोलते हैं। तो नमक लाइक जो इम्प्योरिटीज होंगी उसको बोलते हैं हाईली सॉल्युबल। तो हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज में आपका आ गया NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और उसी तरह से दूसरा जिंक का सॉल्ट ले लिया आपका, एक ये आपका कॉमन सॉल्ट NaCl, और दूसरा आ गया जिंक सॉल्ट ZnSO4। तो दीज आर हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के साथ सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है। तो हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जब आप वाटर में डालते हैं तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, ये याद रखना है, उससे सरफेस टेंशन लिक्विड का इंक्रीज करता है। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज की टाइप बदलती है, अगर फीबली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आती है लाइक डिटर्जेंट, सॉप, फिनॉल, ठीक है, तो ये सब जो है आपकी फीबली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। अगर इनको आप वाटर में मिक्स करते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि डिटर्जेंट जब मिक्स करेंगे वाटर में तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। तो जो फीबली सॉल्युबल इम्प्योरिटी आपकी, ये जो फीबली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है कौन कौन सी, फिनॉल, डिटर्जेंट, सॉप एक्सेट्रा, इसको पानी में ऐड करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। और जो ये आपकी हाईली सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे आपका ये कॉमन सॉल्ट और जिंक सल्फेट, ठीक है, NaCl जिंक सल्फेट, तो इससे जो सरफेस टेंशन जो है इनको डालने से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज का इफेक्ट जो अलग अलग है, अलग टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिए कि कौन सी इम्प्योरिटीज से डिक्रीज करेगा और कौन सी इम्प्योरिटी से इंक्रीज करेगा। और सरफेस टेंशन का तो एक ही है, इसका टेम्परेचर का तो एक ही याद रखना है आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं इन फैक्टर से। तो डिटर्जेंट का बात करते हैं।
जब डिटर्जेंट वाटर में मिक्स करते हैं तो हमने बोला हमारे क्लॉथ्स वॉश हो जाते हैं अच्छे से। तो आपने देखा कि डिटर्जेंट इज द फीबली सॉल्युबल इम्प्योरिटी, तो जब इसको आप वाटर में मिक्स करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, और सरफेस टेंशन जब डिक्रीज करता है तो आप सबको याद हो गया होगा कि जब सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो आपके लिक्विड की जो स्प्रेडिंग वाली जो प्रॉपर्टी है, स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी, उसकी जो वेटिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करती है, और उसकी क्लॉथ के आपके पोर्स में जाके पूरी तरह से वो वाटर जो डिटर्जेंट मिक्स वाटर जो है वो स्प्रेड हो जाता है अच्छी तरह से, डर्ट पार्टिकल के साथ, ग्रीस जो लगी है, ऑयल लगा है, उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और फिर उसको वहां से उसको वो वॉश कर देते हैं। जब उसको वॉश करते हैं तो ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, उसकी स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसकी वेटिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका ये होगा कि डिटर्जेंट अगर मिक्स करेंगे आप वाटर में तो आपके क्लॉथ्स अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा और क्वेश्चन था, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था हमारा जिसके साथ हमने शुरू किया था कि जो लिक्विड की ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल क्यों होती है। तो लिक्विड की ड्रॉप जो छोटी छोटी लिक्विड की ड्रॉप स्फेरिकल होती है, और जो अगर जो बड़ी ड्रॉप्स है वो फिर फ्लैट हो जाती है, ठीक है। Smaller drops of liquids are spherical but bigger drops of liquid are flattened। तो उसका भी आंसर यही पे है कि अगर ड्रॉप्स जो लिक्विड की छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होती हैं लिक्विड की वो स्फेरिकल इसलिए होती है क्योंकि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेते हैं तो उसकी सारी शेप्स ले लें, क्यूबॉइडल शेप मान लें, सिलेंड्रिकल मान लें, आप कॉनिकल शेप मान लें, तो सरफेस स्फेरिकल मान लें, तो सबसे कम जो एरिया होता है वो हमारा स्फेरिकल शेप का ही होता है। सबसे कम जो एरिया होगा हमारा कौन सी शेप होगा, स्फेरिकल शेप का होता है। जैसे अगर हम कोई चीज ये क्यूब या क्यूबॉइडल शेप में ले ली, सिलेंड्रिकल शेप में ले ली, ठीक है, कॉनिकल शेप में ले ली और स्फेरिकल शेप में ले ली, ठीक है। तो अगर सबका वॉल्यूम सेम है तो सबसे कम जो सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर का होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सबसे कम होता है। तो सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जिससे वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करता है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया तो उसकी जो शेप होती है आपकी लिक्विड ड्रॉप की वो स्फेरिकल होती है। लेकिन जब लिक्विड ड्रॉप बड़ी होती है तो वो फ्लैट हो जाती है, वो उसका पीछे रीजन है ग्रेविटी। तो उसमें उसका वेट ज़्यादा होगा, तो उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। छोटी ड्रॉप में वेट कम होगा तो उसका ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिगर ड्रॉप में जो उसका वेट ज़्यादा है तो उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, और ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने उसमें भी देखा, थोड़ा सा एक्टिविटी में भी ये देखा कि छोटी ड्रॉप जो स्फेरिकल है और थोड़ी सी बड़ी ड्रॉप जब हमने गिराई तो वो फ्लैट हो गई थी। तो ये जो हमने 1 बाय 1 क्वेश्चन किए थे उनके आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और उसके बाद जो आपका बच गया ऑयल और उसका वाटर का, तो जो वाटर के ऊपर जब हम ऑयल डालते हैं, ठीक है, ऑयल डालते हैं तो ऑयल भी उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो उसके पीछे यही रीजन है कि वाटर का सरफेस टेंशन कम है, और वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो सॉरी ज़्यादा है, और जो ऑयल है उसका सरफेस टेंशन कम है, ठीक है। वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है और ऑयल का सरफेस टेंशन कम है। अब ऑयल का सरफेस टेंशन कम है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो इसलिए जो उसके जो स्प्रेडिंग पावर है ना वो बढ़ जाएगी, तो वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑयल विल स्प्रेड वेरी वेल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर बहुत अच्छी तरह से वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो वही रीज़न है। और उसके जो ऑपोजिट है, आप ऑयल के ऊपर जब वाटर डालेंगे तो वो ड्रॉप्स में रहता है, तो वही सरफेस टेंशन क्या है कि वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ऑयल का सरफेस टेंशन कम है, दैट्स वाई तो वो होता है। उसके बाद हमारा जो एक लास्ट वाला एक बच गया आपका कि निडल, कोई स्टील निडल है। बहुत से क्वेश्चंस हैं और अब जब क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होंगे तो आप अपने आप उसके आई होप कि आप कैपेबल हो चुके हो कि सरफेस टेंशन की दो चीज़ों को यूज करते हुए, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और दूसरी आपका जो है मिनिमम सरफेस एरिया, इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए सब क्वेश्चन के आंसर देने के आप कैपेबल हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ जिसमें स्टील निडल जो है विल फ्लोट ऑन अ प्लेन वाटर एंड इट विल सिंक इन द वाटर विच कंटेन डिटर्जेंट, या कोई भी सर्फेक्टेंट अगर किसी वाटर में लाइक डिटर्जेंट जो है, कोई भी सर्फेक्टेंट अगर वाटर में आप ऐड करते हैं और उसमें वो निडल, सेम निडल जो है वो डूब जाती है, एक प्लेन वाटर जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है उसमें वो फ्लोट करती है, तो उसके पीछे भी यही रीज़न है। दूसरा वाला जो फैक्टर आपका स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन,
जो अगर प्लेन वाटर है ना, टैप वाटर, तो उसका सरफेस टेंशन ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है, और उसका सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेचिंग जो पावर है, स्ट्रेचिंग पावर भी ज़्यादा है। तो वो जो स्ट्रेचिंग पावर है वो आपकी निडल के वेट को सपोर्ट कर रही है। स्ट्रेचिंग की जो पावर है ना उसकी, वो आपकी निडल के वेट को सपोर्ट कर रही है और उसको डूबने नहीं दे रही है, उसको होल्ड करके रखा है, वो सपोर्ट कर रही है उसके वेट को, ठीक है, होल्ड करके रखा है, तो उसको डूबने नहीं दे रही। लेकिन जब आपका उसमें डिटर्जेंट मिक्स हो गया, आपका तो सरफेस टेंशन डिटर्जेंट मिक्स हो गया, तो क्या हो गया, सरफेस टेंशन उसका कम हो गया। सरफेस टेंशन कम हो गया तो उसकी जो स्ट्रेचिंग पावर है वो भी कम होगी। अब स्ट्रेचिंग पावर कम होगी, उसकी स्ट्रेचिंग की पावर अगर कम होगी है तो वो उसके जो वेट, निडल के वेट को अब सपोर्ट नहीं कर पाएगी, उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, तो निडल विल सिंक, ठीक है। तो निडल विल सिंक इन the water which contain detergent and needle will float on the water without detergent, ठीक है। तो ये इसके पीछे रीजन था, ये हम एक्टिविटी में भी देख लेंगे इसका निडल और निडल की जो एक्टिविटी है उसमें आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देख पाओगे और समझ पाओगे। तो आज जो है बच्चों हमने सरफेस टेंशन के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश की कि सरफेस टेंशन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ की इम्प्योरिटीज का सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब हमने अच्छे से पढ़ने की कोशिश की और कुछ एक्टिविटीज से जानने की कोशिश की। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।